Hello, aspirants. Welcome to Simple Classes. This is going to be the third lecture on economy most important current affairs for the month of October. इससे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं and I expect you all to watch them. Alright? चलिए अक्टूबर मंथ का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे न्यूज थी that government is to recapitalize Punjab and Sindh Bank by issuing 5,500 crore worth of special zero coupon recapitalization bond. तो यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट हमें जो जिस चीज पे फोकस करना है वो ये है रिकैपिटलाइजेशन एज अ प्रोसेस क्यों किया जाता है, स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड से किस तरीके से अलग होता है। व्हाइल गोइंग अहेड ये सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पंजाब एंड सिंध बैंक में रिकैपिटलाइजेशन किया। अब रिकैपिटलाइजेशन होता क्या है? कभी भी आप रिकैपिटलाइजेशन पढ़े मोस्टली इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में रिकैपिटलाइजेशन इज इन्फ्यूजन ऑफ मोर कैपिटल इन स्टेट रन बैंक्स। जो भी स्टेट रन बैंक्स हैं मेजर हिस्सेदारी गवर्नमेंट की रहती है उसमें। अगर फंड्स की कमी है किसी पर्टिकुलर बैंक में तो स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें और ज्यादा पैसा डालना या फिर इन्फ्यूजन ऑफ मोर कैपिटल। तो जब ये कैपिटल इन्फ्यूज की जाती है इस प्रोसेस को बोला जाता है बैंक रिकैपिटलाइजेशन। यहाँ पे रीजन भी जान लेते हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। ये रिकैपिटलाइजेशन करा गया ताकि ये बैंक कौन सा पंजाब एंड सिंध बैंक मीट करे कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स। अब यहाँ से एक और नया कंसेप्ट आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडिकेसी रेशियो। ऑलराइट, और ये 12% जो यहाँ लिखा हुआ है वो क्या है? तो चलिए पहले हम कैपिटल एडिकेसी रेशियो समझेंगे। बेजल एक ग्लोबल संस्था है जो ग्लोबली जितने भी बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड क्या नॉर्म्स रहने चाहिए वो नॉर्म्स बेजल डिक्टेट करता है। तो अभी करंटली जो चल रहा है वो चल रहा है बेजल 3। ओके, कैपिटल एडिकेसी रेशियो का अगर फॉर्मुला देखा जाए इट इज इक्वल टू टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ये तो हमने फॉर्मुला समझ लिया। कैपिटल एडिकेसी रेशियो होता क्या है? किसी बैंक में डिपॉजिटर्स का फंड कितना सेफ है वो कैपिटल एडिकेसी रेशियो बताता है। अगर CAR आपका ज्यादा है मतलब आपके फंड ज्यादा सिक्योर हैं, डिपॉजिटर्स का फंड ज्यादा सिक्योर है उस पर्टिकुलर बैंक में। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिस्क अगर आता है तो बैंक की क्या कैपेबिलिटी है उस रिस्क को एब्सॉर्ब करने के लिए, उस पर्टिकुलर रिस्क को झेलने के लिए डिपॉजिटर्स का मनी तो रिस्क पे नहीं डाला जाएगा। वो डिसाइड करता है कैपिटल एडिकेसी रेशियो और ये डिसाइड करता है बेसल 3। बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैपिटल एडिकेसी रेशियो होना चाहिए 8%। बट इंडिया में आरबीआई ने इस मानक को थोड़ा ऊपर रखा है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई ने कैपिटल एडिकेसी रेशियो रखा है 9%, थोड़ा सा ज्यादा बेसल 3 के नॉर्म से। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कैपिटल एडिकेसी रेशियो आरबीआई ने सजेस्ट करा है 12%। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया 12% क्यों है? क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक एक पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसके कैपिटल एडिकेसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये रिकैपिटलाइजेशन का प्रोसेस हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज करी कैपिटल। अब ये कैपिटल इन्फ्यूज तो हुई, किस तरीके से ये कैपिटल इन्फ्यूज हुई वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार गवर्नमेंट ने यूज करा एक स्पेशल मैकेनिज्म विच इज नोन एज स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड तो हमने सुना था, ये स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड क्या है उसके लिए एक बार फिर से रिविजिट करते हैं व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स बिहाइंड जीरो कूपन बॉन्ड। फिर ये स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड से किस तरीके से अलग है वो भी हम आगे चल के देख लेंगे। ऑलराइट, जीरो कूपन बॉन्ड कोई आम बॉन्ड की तरह ही होता है। मान लीजिए जीरो कूपन बॉन्ड है, उसकी एक फेस वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर दी जाती है। मान लीजिए ये जीरो कूपन बॉन्ड है और उसकी फेस वैल्यू है 10,000 और उसका टेन्योर है 5 साल का। लेकिन अगर आज हमें इसको लेना है तो आज की वैल्यू है इसकी 5,000। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 10,000 की वो हमें आज मिल जाएगा 5,000 रुपए में। अब आप लोग सोचते होंगे ये कैसा बॉन्ड है जिसमें इंटरेस्ट रेट तो डिफाइंड ही नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जीरो होता है। शुरू में इन्होंने बोल दिया इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट, तो जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट जीरो होता है। आप लोग सोचेंगे कैसा बॉन्ड है, इसको लेने का क्या फायदा? जैसे कि हमने बताया फेस वैल्यू है 10,000, तो आज ये डिस्काउंटेड वैल्यू पे अवेलेबल होता है। 5 साल आप इसको होल्ड करेंगे, इस पूरे दौरान आपको कोई इंटरेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा ही टेन्योर खत्म होता है आपको 10,000 पूरा अमाउंट मिल जाएगा। कैश फ्लो के हिसाब से समझिए, अगर आप आज जीरो कूपन बॉन्ड खरीदते हैं तो आप 5,000 रुपीज देंगे, फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे साल आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 5वें साल जो कि इसका टेन्योर है इस जीरो कूपन बॉन्ड का, ये खत्म होते ही आपको 10,000 रुपीज मिल जाएगा। तो दिस इज अ टिपिकल जीरो कूपन बॉन्ड। एक और चीज, क्या इसको ट्रेड कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये डिस्काउंटेड वैल्यू पे अवेलेबल है और फेस वैल्यू इसकी ज्यादा होती है तो इसको ट्रेड करना आसान होता है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं जीरो कूपन बॉन्ड कैसे डिफरेंट है स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड से। नाउ लेट अस फोकस अपॉन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड। स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड डेजिग्नेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए, एज इट इज ये मेंशन भी किया गया है। These are the type of bonds which are issued by central government specifically towards particular institution। यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कौन सी है? पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसमें ओनली स्पेसिफाइड बैंक्स कैन इन्वेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन से स्पेसिफाइड बैंक्स? वही स्पेसिफाइड बैंक्स जिनको गवर्नमेंट मेंशन करती है, वही बैंक्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज,
ये ट्रेडेबल नहीं होते, ट्रांसफरेबल भी नहीं होते, एंड दे आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक बैंक फॉर स्पेसिफिक पीरियड। किस बैंक के लिए और कितने पीरियड के लिए ये स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स रहेंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये ट्रेडेबल नहीं होते और ट्रांसफरेबल भी नहीं होते। जिसके लिए डेजिग्नेट किए गए हैं वो ही इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखता है। जीरो कूपन का मतलब यहाँ भी सेम है, मतलब नो इंटरेस्ट। स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स से इसको अलग करता है, ये एट पार इशू होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, वहां पे फेस वैल्यू थी 10,000 की, लेकिन इशू हुआ था 5,000 पे। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद 10,000 इन्वेस्टर्स को वापस मिल गए थे। लेकिन यहाँ पे ये एट पार ही इशू होगा, मतलब अगर 10,000 इसकी वैल्यू है तो 10,000 पे ही इशू किया जाएगा। इसलिए इनको ट्रेड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी वैल्यू वही है जिस वैल्यू पे ये इशू किए जाते हैं। ये आप याद रखिए, स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट पार वैल्यू। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी में डाला जाता है इन बॉन्ड्स को। मतलब जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाएंगे आपको ये होल्ड करके रखने पड़ेंगे। तो जिस भी स्पेसिफिक बैंक के लिए ये इशू करे गए हैं वो बैंक इसको मैच्योरिटी के पीरियड तक होल्ड करके रखेगा। इस प्रोसेस को फाइनेंशियल इनोवेशन बोला गया है। अब यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है या कि कोई स्टेटमेंट आ सकता है, द रीसेंट प्रोसेस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन व्हिच वाज डन बाय स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स ह्यूजली अफेक्टेड द कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट। तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को एक फाइनेंशियल इनोवेशन बोला गया है। उसका रीजन यही है, इस तरीके के स्पेशल बॉन्ड्स को इशू करने से फिस्कल डेफिसिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम बैंक्स को जो इक्विटी कैपिटल की नीड थी वो भी मिल जाएगी। यहाँ पे दो चीजें हुई, आपने बॉन्ड्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करने से फिस्कल डेफिसिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बिना फिस्कल डेफिसिट को छेड़े बैंक्स का इक्विटी कैपिटल भी मैनेज हो गया। That is the reason this entire process is termed as financial innovation. यहाँ पे एंड में नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड और स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड के बीच का डिफरेंस हमने समझ लिया। स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड ट्रेडेबल नहीं होते, ट्रांसफरेबल नहीं होते, इनको एट पार इशू किया जाता है। राइट, कोई भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। देखिए ये एक बहुत ही फैक्चुअल न्यूज है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। ऑलराइट, ये प्रेडिक्शन किया किसने? There is an organization CBER. It has predicted that India will again overtake UK to become the 5th largest economy. India already 5th largest economy बन चुकी थी, but because of the economic turmoil, India has lost its spot. Alright, but फिर से ये प्रेडिक्ट किया गया है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन CBER, यूके को ओवरकम करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी बाय 2025 और 2030 तक ये तीसरे स्थान पे या तीसरे स्पॉट पे पहुंच जाएगी। 2025 में यूके को ओवरटेक करेगी, यूनाइटेड किंगडम को, 2027 में जर्मनी को भी ओवरटेक करेगी और 2030 में जापान से भी आगे निकल जाएगी हमारी इकोनॉमी। ऐसा प्रेडिक्शन CBR ने किया है। अभी वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी का टैग यूएसए के पास है। हाउएवर 2028 तक चाइना यूएसए को ओवरटेक करेगा और वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी का टैग हासिल करेगा 2028 तक। ये भी प्रेडिक्शन CBER ने किया है। करंट सिनेरियो देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। इंडिया 6th स्पॉट पे है, तो ऊपर के 5 स्पॉट कौन सी कंट्रीज के पास है? सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट, सेकंड इज चाइना, उसके बाद जापान, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। राइट, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एज इट इज आप इसे अपने नोट्स में मेंशन करिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव न्यूज में है। एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस न्यूज से रिलेटेड है वो हम लोग कवर करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में AIBP के नाम से जाना जाता है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है AIBP के ऊपर। तो यहाँ पे हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। बहरहाल अभी AIBP के बारे में बात करते हैं। AIBP का जन्म हुआ था 1996-97 में और रीजन क्या था? इट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस टू मीडियम एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल नहीं है, आप याद रखिए। यहाँ पे UPSC ट्रिक खेल सकता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी डाल देगा ऑप्शंस में और वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। AIBP को लॉन्च करा गया मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, AIBP इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2015-16 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको शॉर्ट में PMKSY बोलते हैं, उसके बाद AIBP को PMKSY का पार्ट बना दिया गया था। यहाँ पे याद रखिए, AIBP इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए था। 2015-16 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च हुई, उसके बाद AIBP को PMKSY का पार्ट बना दिया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीड आउट करें। टू एक्सेलरेट
accelerate implementation of such projects which are beyond the resource capability of the states. AIBP का ऑब्जेक्टिव है ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराने का जो प्रोजेक्ट्स उस पर्टिकुलर स्टेट की कैपेसिटी के बियॉन्ड है। स्टेट्स वो प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं कर सकती, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को AIBP हैंडल करेगा। उसके अलावा द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ AIBP इज टू फोकस ऑन फास्टर कंप्लीशन ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एन एरिया ऑफ मोर देन 2000 हेक्टेयर। मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बशर्ते जो ओवरऑल एरिया हो वो 2000 हेक्टेयर का मिनिमम होना चाहिए, ऑलराइट, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स नेशनल प्रोजेक्ट्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या AIBP में नेशनल प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट होगा सही। चलिए लेट्स रीड आउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी होंगे उस पर एक नजर डालते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री काफी पुरानी है इसकी। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 याद है, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंशन करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। उसके 2 साल के बाद 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहली बार ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो हिस्ट्री काफी पुरानी है। 1921 में इंट्रोड्यूस हुई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप याद रखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला जाता है, वहां से इसकी हिस्ट्री इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात की जाए तो टोटल 22 मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जिसके अंदर 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक चेयरमैन होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इलेक्शन की अगर बात की जाए, इस कमेटी के मेंबर्स एनुअली इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस की अगर बात की जाए तो वो है PR by STV, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका चेयरमैन किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, हालांकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बट एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। 1966 ऑनवर्ड्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा। तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति के पीछे। टर्म की अगर बात की जाए तो 1 साल होता है। हम लोग जानते हैं CAG एनुअली रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये काम होता है कि जो रिपोर्ट CAG प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए CAG कौन सी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट के लिए। चलिए पॉलिटिकल लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये लेक्चर हम लोग कंक्लूड करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल हैं या नहीं, उसी बेसिस पे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो और एक चीज और, क्या आपको साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी इसी फॉर्मेट में अगर दिए जाए तो क्या वो आपको हेल्प करेंगे या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑलराइट, चलिए सी यू इन अनदर क्लास।